नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। ठंड ने दस्तक दे दी है, ऐसे में दिल के मरीजों की समस्या काफी बढ़ जाती है। मानसिक परेशानी, तनाव और खान पान की गलत आदतों की वजह से दिल के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये समस्या युवाओं में भी काफी देखने को मिल रही है, जो चिंता की बात है। दिल की समस्या को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके जान को खतरे में डाल सकती है। लेकिन आप डरे नहीं, जरूरत है सही देखभाल और वक्त पर सही इलाज की। तो क्या आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। दिल की समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता। डॉक्टर अंकुर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हार्ट की समस्या है ये क्या है? हृदय रोग जो होता है वो कोई भी बीमारी जो कि दिल को हानिकारक प्रभाव देती है उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसी बीमारियां अक्सर दो तरह के लोगों में ज्यादा दिखाई देती है। पहले हैं बच्चे, जिनमें ये बीमारियां अक्सर जन्म से पाई जाती हैं, और दूसरे लोग होते हैं 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जिनमें ये बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। जी, जैसे कि आपने बोला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें काफी ज्यादा इस तरह की समस्या पाई जाती है, पर आजकल युवाओं में ये समस्या काफी बढ़ गई है। इसकी क्या वजह मानते हैं? हाँ, पिछले कुछ सालों में युवाओं में भी ये बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है इसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की कमी। आजकल लगभग सभी लोगों की ऑफिस जॉब है जिसमें अधिकतर काम बैठने से ही किया जाता है और एक्सरसाइज करने का किसी के पास टाइम नहीं रहता। दूसरा कारण है मोटापा और खराब डाइट जिसमें तली फली चीजें इंक्लूडेड हैं और फल और सब्जियों की मात्रा कम हो गई है। और तीसरा मुझे लगता है कि स्ट्रेस, जो कि आजकल सभी की लाइफ में है, जिसके कारण दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। जी, ये तो दिल की बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी अहम है कि ठंड आ चुकी है। ठंड में दिल के मरीजों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी क्या वजह है? ठंड में एक्चुअली बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण कई सारी वायरस के इन्फेक्शंस हैं जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो लोग जिन्हें हृदय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनमें अगर ये वायरल इन्फेक्शंस हों तो दिल की बीमारी प्रेसिपिटेट हो सकती है। ऐसे लोगों को या तो दिल का दौरा पड़ सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है। जी, तो इमरजेंसी की नौबत कब आ जाती है? इमरजेंसी की नौबत अगर किसी मरीज को छाती में दर्द हो जो कि 15 से 20 मिनट तक रहे और सॉर्बिट्रेट की गोली लेने के बाद 2 गोलियां लेने के बाद भी चलता रहे, ऐसे में इमरजेंसी होती है और मरीज को तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कारण होते हैं जैसे एकदम चक्कर आ जाना या बेहोश हो जाना या बैठे बैठे ही सांस फूल जाना, जो कि लेटने पर ज्यादा दिक्कत देती है। ये सब इमरजेंसीज हैं जिसमें दिल की प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, डॉक्टर अंकुर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं गुरसेवक सिंह तरनतारण से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। मैडम, मेरी समस्या ये है कि मैं कभी कभी अपना जो सेल फोन है ऊपर वाली जेब में रखता हूँ तो मेरे हाथ में ना थोड़ी सी दर्द होने लगता है। जब मैं वो सेल फोन निकाल लेता हूँ तो वो दर्द हट जाता है। तो क्या ये सेल फोन के कारण होता है? अक्सर सेल फोन के कारण छाती में दर्द नहीं होता है। दर्द क्या आपको चलने फिरने पर या भारी काम करने पर होता है? नो सर, जब मैं सेल फोन डाल रहा होता है या कभी कंप्यूटर पर काम करता हूँ तभी होता है। तो मुझे नहीं लगता इसका दिल से कोई लेना देना है। सेलफोन की दर्द अक्सर दिल की दर्द नहीं होती है। दिल की दर्द तभी होती है या तो बैठे बैठे दर्द हो और पसीना आ जाए या घबराहट महसूस हो, उल्टी आने का मन हो या उल्टी भी हो जाए, या फिर काम करने पर, चलने पर या भारी काम करने पर छाती में दर्द हो। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मेरी एज तकरीबन 65 के करीब हो गई है। हाँ जी। तो मुझे चलते सांस में बहुत दिक्कत आ रही है, तो पीछे डॉक्टर साहब से मैंने पसलों से कराया था तो इनहेलर्स वगैरह दिए थे। हाँ जी। तो उस दौरान क्या हुआ है कि मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने थोड़े टाइम पहले उन्होंने फेफड़ों में मुझे दिक्कत बताई है। इससे सांस से रिलेटेड दिक्कत है या हाथ से है ये?
हाँ जी, देखिए सांस की जब दिक्कत हो तो या फेफड़े में दिक्कत हो सकती है या फिर दिल में दिक्कत हो सकती है। जो फेफड़े की दिक्कत होती है उसमें सांस की दिक्कत के साथ खांसी आती है, जिसमें बलगम आ सकती है और बुखार भी हो सकता है। बट जो दिल की दिक्कत होती है सांस की, वो अक्सर चलने फिरने पर ही होती है या रात को सीधा लेटने पर ज्यादा हो जाती है। इस दोनों में फर्क करने के लिए मुझे लगता है एक ईसीजी करानी चाहिए और छाती का एक्सरे कराना चाहिए। अगर एक्सरे में कुछ नुक्स आ रहा है तो इसका मतलब कि फेफड़े की दिक्कत है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करे हैं तो चांसेस यही हैं कि आपको फेफड़े की बीमारी है और आपको इनहेलर्स लेने चाहिए। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता तो ईसीजी अगर नॉर्मल है तो एक इकोकार्डियोग्राफी और एक ट्रेडमिल टेस्ट किया जा सकता है, उससे पता चल जाएगा कि दिल की बीमारी है कि नहीं। डॉक्टर, जैसे कि वो कह रहे हैं फेफड़े की प्रॉब्लम के बारे में भी कह रहे हैं, क्या कोई और समस्या है जिससे दिल की समस्या हो सकती है और होने के चांसेस हैं? दिल की समस्या के बेसिकली काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। काफी तो जो होते हैं जो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है ब्लड प्रेशर, शुगर, सिगरेट बीड़ी पीना, शराब पीना और कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होना खून में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि 50 साल से अधिक उम्र होना, सेक्स जैसे कि मेल में आदमियों में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, और जिनको माता पिता में या भाई बहनों में दिल की बीमारी होती है उनमें दिल की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं। जी, आपने ये सारी बात कही कि जिन्हें कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उनको दिल की बीमारी हो सकती है। क्या मोटापे से भी हार्ट की समस्या हो सकती है? मोटापे से बिल्कुल हार्ट की समस्या हो सकती है। मोटापे के जो कारण होते हैं जैसे कि तली फली चीजें और फल और सब्जियों का डाइट में ना ज्यादा इंटेक होना, इनके कारण भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। और मोटापे से और भी बीमारियां हो सकती हैं और अंगों की बीमारियां हो सकती हैं जिसका दिल पे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जी, जैसे अगर बच्चों में हार्ट की जो बीमारी होती है, जैसे आपने कहा है कि ज्यादातर सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें और ज्यादा उम्र के लोगों में समस्या होती है, तो क्या जो बड़े लोग उम्र के जो लोग होते हैं उनके दिल की समस्या और बच्चों में जो दिल की समस्या होती है क्या वो अलग होती है? बच्चों के दिल की समस्या और बड़े लोगों के दिल की समस्या अक्सर अलग होती है। बच्चों में जो दिल की दिक्कत होती हैं वो अक्सर जन्म से ही होती हैं, जैसे कि जन्म से दिल में सुराख होता है या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स दिल की बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे नीले पड़ जाते हैं। ऐसे में बच्चे को बार बार निमोनिया होता है बचपन में और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। इसके विपरीत बड़ों में दिल की बीमारियां अक्सर अलग तरीके की होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो कि दिल में 3 आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेड आने के कारण हो सकती है। इसमें मरीज को छाती में दर्द होता है काम करने पर या सीधा लेटने पर, सांस की दिक्कत भी हो सकती है। अगर किसी मरीज को चेस्ट में पेन हो रहा हो तो इमीडिएटली उसे क्या करना चाहिए अस्पताल पहुंचने से पहले? दिल के मरीजों को जिन्हें छाती में दर्द हो सकता है अपनी जेब में सॉर्बिट्रेट की गोली रखनी चाहिए। 2 गोली तक तो वो अपने आप ही इलाज कर सकते हैं, बट अगर 2 गोली से भी आराम नहीं पड़ता और दर्द बरकरार रहता है तो ऐसे लोगों को इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए। जी, ब्लड क्लॉट को घुलने के लिए एस्पिरिन की भी दवा दी जाती है। हाँ जी, पर जिनको अगर पेट में अल्सर हो तो क्या उन्हें एस्पिरिन देना सही होगा? ऐसे लोग एस्पिरिन के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं जो कि एसिड की मात्रा को कम करती है। एस्पिरिन से बढ़िया दिल के लिए कोई और दवाई नहीं है, और ऐसे लोगों को जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है हम एस्पिरिन के साथ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे एसिडिटी कम रहती है। जी डॉक्टर, एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। मेरी है कि प्रॉब्लम है कि मुझे हेपेटिक कार्डियोमायोपैथी है जिसमें ना दिल की प्रॉब्लम है और मेरे को ड्यूल चैम्बर पेसमेकर लगा हुआ है। तो हाँ जी, उसमें ये होता है क्या कि पेस में जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल क्या रख सकता हूँ जेब में या नहीं? मैं गाड़ी पीछे चलाता हूँ। आपको पहले कभी धड़कन की प्रॉब्लम हुई है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी एक्चुअल की चलते चलते नीचे गिर जाता था। उसके बाद मेरे को अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन किया बत्रा हॉस्पिटल से सर। अच्छा, आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। इस बीमारी में दिल की मांसपेशी का साइज बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में सांस की दिक्कत आती है और धड़कन बढ़ने से कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती है। पेसमेकर तो आपको डल गया है, बट अगर आपको धड़कन की प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना मोबाइल फोन पैंट की जेब में ही रखें, छाती की जेब में ना रखें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, जैसे हम दिल की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं,
डायग्नोसिस के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे आप पता लगाते हैं कि किसी को दिल की समस्या है? डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो ईसीजी करी जा सकती है, जिसमें अगर किसी मरीज को पहले दिल का दौरा पड़ा है या छाती में दर्द हुई है तो वो पिक करी जा सकती है। दूसरा टेस्ट है छाती का एक्सरे। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम दिल की मांसपेशियों के बारे में पता कर सकते हैं और दिल के वाल्व के बारे में पता कर सकते हैं। चौथा टेस्ट है टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम मशीन पर भगाते हैं पेशेंट को और ईसीजी की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी मरीज को आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उसका इसमें पिक कर सकते हैं हम टेस्ट में। डॉक्टर, अगर किसी एक मरीज को 2 वाल्व्स में अगर ब्लॉकेज हो तो फिर उसका इलाज किस तरह से करते हैं आप? वाल्व में ब्लॉकेज के लिए शुरू में तो हम दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, बट अगर मरीज की दिक्कत ज्यादा है तो इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक हम मरीज को ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। जी, शुरुआती कई बार साइलेंट सिम्टम्स भी होते हैं दिल के मरीजों में, तो फिर वो कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे मैंने बताया, अगर किसी मरीज को चलते हुए छाती में दर्द होती है या भारीपन महसूस होता है या सांस की दिक्कत होती है चलते चलते या लेटे लेटे, या फिर किसी मरीज को अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, या किसी को चक्कर आते हैं या पहले कभी बेहोशी हुई हो, ऐसे लोगों में दिल की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे दिक्कत आने पर किसी भी मरीज को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर अंकुर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैडम, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ फैजाबाद से। जी दिनेश जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैडम ये है कि मेरा आज ना 2-3 दिन से ना ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है जी, तो हार्ट बीट भी थोड़ी ज्यादा है, तो इसके लिए मतलब क्या? हाँ जी, आप पहले ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रहे हैं? नहीं सर, मेरा आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरी उम्र 31 है। हाँ जी, तो आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है 2-3 दिन से? सर मेरा ब्लड प्रेशर जो लो वाला है वो तो है मेरा 85। हाँ जी। और जो हाई वाला है वो है मेरा 139 या 140। 140/85 ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो हार्ट बीट है वो थोड़ी ऐसे लग रहा है जैसे तेज है, जैसे उसमें आपकी हार्ट बीट असली में तेज होती है या आपको महसूस होता है, इसके लिए आपको एक ईसीजी का टेस्ट कराना चाहिए और एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। सर हार्ट बीट मैंने चेक करवाई थी, तो मैंने आज ही करी थी, तो हमने घर में जैसे मशीन रखी उसमें 90 निकली है मेरी हार्ट बीट। 90 हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल बंदे की हार्ट बीट 60 से लेकर 100 तक रहती है। अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज्यादा है हम तभी उसे एबनॉर्मल मानते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, मेरा नाम रिम्पी है, मैं बठिंडा से बोल रही हूँ। जी रिम्पी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। डॉक्टर अंकुर, मेरे को ना साल भर पहले ना अस्थमा का अटैक आया था। हाँ जी। तो अस्थमा का अटैक उसके बाद अभी भी मेरे को मतलब कि ये 20-25 साल से अस्थमा की तकलीफ चल रही है और मैंने बहुत दवाइयाँ ली है, बॉम्बे से, जयपुर से भी, हर एक जगह से। हाँ जी। और वो अटैक आया था जब अस्थमा का, उसके बाद अब मेरा निरंतर मतलब मैं बहुत डल होती जा रही हूँ, मेरी बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है सांस की। बाद इसके लिए कुछ बताएं। आपको अस्थमा की बीमारी है कि साथ में दिल की भी कोई बीमारी है? नहीं जी, दिल की मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 12th में पढ़ती थी, उससे मुझे निमोनिया हुआ था, तब से मुझे अस्थमा हुआ है। तो अस्थमा के लिए आपको इनहेलर्स चल रहे हैं? हाँ जी, इनहेलर्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोग जिनको अस्थमा की काफी सालों से बीमारी होती है, कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है उनके फेफड़ों में, ऐसे लोगों को एक सीटी स्कैन फेफड़े का कराना चाहिए और फेफड़े वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बीमारी बढ़ने पर इसमें स्टेरॉइड की भी डोज दी जा सकती है, जिससे आपको फर्क पड़ेगा काफी। जी रिम्पी जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अंकुर, हमारी बातचीत जारी रहेगी दिल की समस्याओं को लेकर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पीजीआई चंडीगढ़ से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, जैसा कि दिल की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों में होल की समस्या जैसा कि आपने कहा है कि देखने को मिलती है, तो उनका किस तरह से इलाज करते हैं आप? क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं इलाज के बाद? ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म
सही समय पर हुआ था या समय से पहले हुआ था, और बच्चे का सुराख कितने साइज का है। अक्सर जो छोटे सुराख होते हैं वो 1 साल की उम्र तक खुद ही भर जाते हैं और ऐसे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जिन बच्चों को बड़े सुराख होते हैं उन बच्चों में अक्सर सांस की दिक्कत होती है और उनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों में हम आजकल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे कि डिवाइसेस होते हैं या फिर ओपन हार्ट सर्जरी करके वो सुराख बंद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों में जिनमें सुराख बंद हो गया है उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है अगर उनके दिल में कोई डैमेज नहीं आया है। अगर दिल में थोड़ा सा डैमेज भी आया है तो भी सही टाइम पर ऑपरेशन होने पे लाइफ नॉर्मल ही रहती है। जी डॉक्टर, इस बारे में बात करते रहेंगे। कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जसविंदर सिंह बोल रहा है, मैं जलंधर जिले से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। दिल की धड़कन आपके टाइम डेली बढ़ती है 2, 2.5, 2 और 3 के बीच में। जी हेलो। हाँ जी, ऐसा कब से हो रहा है आपको? डेली बढ़ती है। ऐसा कब से हो रहा है आपको? हाँ, मेरे को 6-7 महीने से हो रहा है। दिन के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो रोज रात को धड़कन बढ़ती है कि कभी कभी होता है ऐसा? रोज नाइट टाइम, सोने के टाइम डेली बढ़ती है। आपने कभी ईसीजी कराई है धड़कन के टाइम पे? डॉक्टर, मैं 2-3 बार ईसीजी कराई, नॉर्मल आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो ऐसे में मुझे लगता है आपको एक दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक होल्टर नाम से टेस्ट आता है जिसमें ईसीजी मॉनिटर करने की मशीन लगा देते हैं छाती पर, जो कि 24 घंटे तक ईसीजी मॉनिटर कर सकती है। अगर आपकी धड़कन रोज बढ़ती है रात के समय तो मशीन में पिक हो जाएगा कि आपको धड़कन की किस तरह की प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जसविंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं हिमाचल से बोल रही हूँ जी, विदिशा नाम। जी, आप अपनी समस्या बताइए। डॉक्टर, मैं पोस्टमार्टम के मरीज हूँ। जी विदिशा जी, आप अपनी हाँ जी आप अपनी समस्या बताइए। मैं पोर्टल हाइपोटेंशन की मरीज हूँ जी। हाँ जी। और मेरे बाजू में दर्द होती है जी। हाँ जी। और साथ में छाती में भी कभी कभी दर्द होती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 है जी उम्र। जो छाती में दर्द होती है वो आपको चलने फिरने से होती है कि बैठे बैठे भी हो जाती है? लेकिन चलने फिरने से कई बार बैठे बैठे ज्यादा पीठ की तरफ हो जाती है। मुझे लगता है आपको एक ईसीजी करानी चाहिए और आपको एक दिल के डॉक्टर से इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि आपको दिल की किस तरह की बीमारी है और उस प्रकार से उसका इलाज किया जा सकता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बच्चों में जो दिल में सुराग होते हैं उस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से उनका इलाज होता है, क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं नहीं। अगर आप बच्चों का इलाज करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है और बच्चों को अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ता है? ऐसे बच्चों को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है और बच्चों को लगभग 7 से 10 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है और अलग प्रकार की बीमारियों में अलग खर्चा आता है। अंदाजन एक सरकारी अस्पताल में खर्चा 1 लाख रुपए से कम का ही रहता है। बच्चे का जब आप ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें किस तरह से प्रिकॉशन का आप सुझाव देते हैं ताकि उनको कुछ समस्या ना आए? जिन लोगों का दिल का पंपिंग फंक्शन ठीक रहता है उनको ऑपरेशन के बाद किसी भी स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती, बट जिन लोगों का दिल का पंपिंग फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है उन लोगों को नमक की चीजों का परहेज करना चाहिए और पानी का थोड़ा परहेज करना चाहिए। मैंने पहले बताया ऐसे बच्चों की लाइफ यूजुअली नॉर्मल ही रहती है क्योंकि बच्चों के हार्ट की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है रिकवर करने की। लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चों को कोई भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती और बच्चे लगभग क्योर हो जाते हैं। जी, बाईपास सर्जरी की कब नौबत आती है? बाईपास सर्जरी की नौबत तब आती है जब हम किसी भी छाती के, जिस मरीज को छाती में दर्द हो रहा हो उसकी एंजियोग्राफी करें और उसमें तीनों नसों में ब्लॉकेज आए या फिर लेफ्ट मेन आर्टरी जिसको जो दिल की सबसे बड़ी नस होती है उसमें ब्लॉकेज आए। ये इन मरीजों के लिए बाईपास सर्जरी की ऑप्शन होती है। जिन मरीजों में 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज आती है ऐसे लोगों में स्टेंट करके भी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर अंकुर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रविंदर बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, आप अपनी समस्या बताइए। समस्या अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अबाउट एस्प्रिन। जी, वो एस्प्रिन 2 होती है, एक कोटेड होती है, इंटर कोटेड, दूसरी प्लेन आती है। जी, तो जो पेशेंट अबाउट 40 है, पेशेंट ना हो नॉर्मल इंसान हो, आई हर्ड दैट कि एस्प्रिन जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्या एक नॉर्मल इंसान एक एस्प्रिन का डोज
ले सकता है दिन में एक बार, नाइट में या कभी? हाँ जी, एक नॉर्मल इंसान भी एस्प्रिन की डोज ले सकता है, बट उन्हीं लोगों में एस्प्रिन प्रिस्क्राइब करी जाती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो और जिनको एक रिस्क फैक्टर हो कम से कम। अक्सर डायबिटीज वाले मरीजों में जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है हम एस्प्रिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर किसी की फैमिली में किसी के माता पिता को या भाई बहनों को दिल की बीमारी कम उम्र पर हुई हो, या जो लोग सिगरेट पीते हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो, या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ऐसे लोग भी 50 साल की उम्र के बाद एस्प्रिन ले सकते हैं। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की शिकायत रहती है उनको एस्प्रिन के साथ एसिडिटी कम करने की गोली भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, शाहपुर से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। मेरी समस्या ये है जी, अभी 2 महीने पहले मेरी मिसेस को पेसमेकर पड़ा है। हाँ जी। कभी कभी ना वो थोड़े दिन हुए तो उसके चेस्ट में दर्द हुआ। हाँ जी। क्या पेसमेकर डालने के बाद भी ये दर्द हो सकता है चेस्ट में? पेसमेकर डालने के बाद अक्सर चेस्ट में कोई दर्द नहीं होता। चेस्ट में दर्द होने के कारण कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेट हो सकती है, जिसके लिए आपको ईसीजी करानी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अकेले पेसमेकर से छाती में दर्द नहीं होता। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, पेसमेकर डालने की कब नौबत आती है? पेसमेकर डालने की नौबत तब आती है जब मरीज की धड़कन जरूरत से कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल इंसान की धड़कन 60 से 100 तक रहती है। अगर किसी भी कारणवश धड़कन 60 से कम हो जाए तो ऐसे मरीज को चक्कर आ सकते हैं या बेहोश भी हो सकता है। इन मरीजों में पेसमेकर डालने से धड़कन ठीक हो जाती है और ये कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर अंकुर, इससे पहले हम बात कर रहे थे बाईपास सर्जरी के बारे में कि कब नौबत आती है पेशेंट को बाईपास सर्जरी करने की। जब आप बाईपास सर्जरी किसी पेशेंट का करते हैं तो कितना लंबा इलाज चलता है उसका? बाईपास सर्जरी का मरीज यूजली 7 से 10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहता है और इसमें सरकारी अस्पताल में खर्चा 1 लाख के आसपास तक आता है। प्रिकॉशन क्या लेने होते हैं इलाज के बाद मरीज को? इलाज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन तो है रिस्क फैक्टर्स जिनके कारण कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, इन दोनों चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं उनको बीड़ी सिगरेट पीना एकदम बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल खून में ज्यादा रहता है उन्हें कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खानी चाहिए। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। हर बंदे को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं या फिर जिम्नेजियम में भी ट्रेडमिल कर सकते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? सुनीता मैम, सोनीपत से। जी जी सुनीता, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। अच्छा मैम। सुनीता, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर समस्या बताइए। ठीक है मैम जी। हाँ जी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ। सर, मेरे हस्बैंड की एज 40 ईयर्स है। हाँ जी। 40 ईयर्स है उनकी एज। हाँ जी। तो प्रॉब्लम कोई नहीं थी सर, अचानक से पता लगा ऐसे रूटीन चेकअप में कि उनका बीपी हाई रहता है। हाँ जी। प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी, सारे टेस्ट कराने के बाद ये पता लगा कि प्रॉब्लम कहीं कोई नहीं है, लेकिन बीपी हाई रहता है। कितना ब्लड प्रेशर रहता है उनका? 160, 110। तो उनको कोई ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई शुरू करी गई है? हाँ जी सर, शुरू की है पिछले मंथ से। टेलमेकाइन 40 और हाइड्रोजाइड शुरू किया है सर। तो उस पर अब इनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? अब सर नॉर्मल रहता है 75, 80 और 125, 30 के, मतलब सही नॉर्मल रेंज में रहता है। तो ये दो जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ले रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक दवाइयां हैं और इन्हीं को आप कंटिन्यू रखिए। चांसेस हैं कि काफी लंबे टाइम तक उनको ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोली एक बार शुरू हो जाती है तो अक्सर जिंदगी भर तक चलती है। जी सुनीता, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम औरंगाबाद जिला से बोल रहे हैं। जी 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 जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर अंकुर को। हमारी दिल की धड़कन तेज बढ़ती है और चक्कर आता है। आपको कब से धड़कन तेज हो रही है? 4-5 साल से। रोज तेज होती है कि कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार? कभी कभी 15 दिन में, 8 दिन में। तो इसके लिए आपने कभी ईसीजी कराई है और डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। चक्कर आती है, इसलिए हमारे खेड़े गाँव में रहते हैं हम। हाँ जी। तो छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखा देते हैं, अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर आपकी धड़कन बढ़ती है और चक्कर आता है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए।
आपको सबसे पहले एक ईसीजी करानी चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी सुनील, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे अहम सवाल ये है कि जो दिल के मरीज हैं उन्हें प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए, और ठंड के समय में चूंकि ये समस्या बढ़ जाती है तो उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? दिल के मरीजों में जैसे मैंने बताया कि प्रिकॉशन सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। तीसरा मैंने बताया तली फली चीजों का परहेज करना चाहिए और खाने में फल और सब्जियों की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। चौथा, हमें स्ट्रेस के लेवल्स कम करने चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, और ठंड के टाइम में अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बरकरार रहे और वायरल इन्फेक्शंस और इन सब चीजों से परहेज और बचाव होता रहे। जी अंकुर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दिल की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था दिल से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।